आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है जी सलाम पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज़ खान और मैं हाजिर हूं कश्मीर एक्सप्रेस में जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। अब कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज की 5 अहम खबरें कौन सी हैं जिन पर इस पूरे बुलेटिन में हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर इंतखाब से जुड़ी है। अनंतनाग सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। कल अनंतनाग जिले में वोटिंग होगी जिस पर मुल्क भर की निगाहें टिकी हैं क्योंकि इस सीट पर महबूबा के साथ साथ कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी खबर में देखेंगे कि अगले हफ्ते से तारीखी मुगल रोड पर आवाजाही या आमद और रफ्त शुरू हो सकती है। इसके लिए रास्ते से बर्फ हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। तीसरी अहम खबर तलबा से जुड़ी है। दरअसल पट्टन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा का कहना है कि देरी से पहुंचने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। ऐसे में उनकी पढ़ाई मुतासिर हो जाएगी। चौथी खबर होगी श्रीलंका में हुए दहशतगर्दाना हमले पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बाद रविंद्र गुप्ता और डिफेंस एक्सपर्ट राकेश शर्मा ने भी हमले की मजम्मत की। और आखिर में देखेंगे पीर बाबा बुद्ध शाह का उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तो ये 5 अहम खबरें हैं जिन पर इस पूरे बुलेटिन में हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। तो अब खबरों का रुख करेंगे तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एटम बम पर पीएम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान पर किए गए तबसरे को लेकर निशाना साधा। महबूबा ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि हमने एटम बम दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, तो क्या पाकिस्तान ने एटम बम ईद के लिए रखे होंगे? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान ने एटम बम दिवाली के लिए नहीं रखे तो जो एटम बम पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए नहीं रखे होंगे। ये हिसाब बराबर होता है। दरअसल महबूबा का इशारा प्रधानमंत्री के उस बयान की तरफ था जो उन्होंने कल राजस्थान के बाड़मेर में दिया था। आपको सुनवाते हैं पीएम ने क्या कहा था। साथियों ध्यान रखिए, हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? सुर्खियों में रहने के लिए महबूबा मुफ्ती अक्सर मुल्क के खिलाफ बयान देती रहती हैं। ये पहला मौका नहीं है जब महबूबा ने इस तरह का बयान दिया हो। मुल्क भर में मुखालिफत के बावजूद महबूबा एक के बाद एक शर्मनाक बयान देती रहती हैं। इससे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में आर्टिकल 370 पर वादे को लेकर भी महबूबा ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, अनुच्छेद 370 पर अदालत में समय क्यों बर्बाद करें, बीजेपी 370 खत्म करें, हमें इसका इंतजार करना चाहिए। इस अनुच्छेद को खत्म होने से हम पर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी क्योंकि तब भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। न समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से बार बार न्यूक्लियर बम की धमकी दी जाती है। क्या न्यूक्लियर बम हमारे पास नहीं है? हमने वो बम क्या दिवाली के लिए रखा है? इस पर अब साबिक सीएम जम्मू कश्मीर रियासत मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कि फिर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बम क्या ईद के लिए रखा है अगर आपने दिवाली के लिए रखा है? बहरहाल ये बयानबाजियां, इल्जाम तराशी लगातार इस इंतखाबी दौर में देखने को मिल रही है और इस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधते साधते मुल्क के लीडरान ये भी भूल गए हैं कि वो मर्यादाओं की लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीडीपी लीडर डॉक्टर समीरुल्लाह खान साहब मौजूद हैं श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गौर साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जम्मू स्टूडियो से। अनिल गौर साहब, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से ट्वीट करके पाकिस्तान का वर्जन अपने ट्वीट के जरिए रखा है, ये किस तरह का ट्वीट है? किस तरह के इल्जाम तराशी का दौर है? क्यों इतने आगे बढ़ रहे हैं लोग सुर्खियों में रहने के लिए कि वो ये भी भूल जाएं कि उनकी लाइंस क्या हैं जिन्हें क्रॉस करना जरूरी नहीं है?
देखिए, ये पहली बार नहीं है कि महबूबा मुफ्ती जी ने ऐसे बयान दिए हैं। पीछे भी इनका एक बड़ा मैं कहूँगा विवादित बयान था कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वालों, ये जो आप कर रहे हैं कि क्या आपका वजूद मिट जाएगा, ऐसे ही कुछ उनका ट्विटर पे था। तो सबसे पहली बात तो ये सोचने वाली है कि ये बयान देती क्यों है इस टाइप के। आज की तारीख के अंदर पीडीपी हर जगह से शिकस्त खा गई है, पीडीपी खुद टूट गई है। इनके एमएलए जो हैं, जो इनके मंत्री थे, वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए हैं, और जो बचे हैं वो भी जा रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती जी के ये बयान बार बार ऐसे करने से ये फिर उस तबके को एड्रेस कर रही हैं जो वहां पे जो मिलिटेंसी के दौर में बंदूक उठाने के लिए तैयार है, या कोई और उसी तरीके से लोग हैं। आप देखिएगा, मैडम महबूबा मुफ्ती जी, हर कोई ऐसा शख्स जो मिलिटेंट जिसने बंदूक उठाई उसके घर चली जाती है, पर आज तक किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी हलाक हुआ, कोई भी शहीद हुआ जो हमारा जवान, उसके घर आज तक नहीं गई। यहां तक कि इवन जब हमारे लेफ्टिनेंट उमर फयाज का जब कत्ल हुआ, उसके घर भी नहीं गई। तो ये जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने वाली जो इनकी आदत है, वो इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं रही कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि जम्मू खित्ते में और लद्दाख खित्ते में उनके खिलाफ एक आवाज उठी है, और अब ये सिर्फ अपनी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को बार बार एड्रेस करती हैं। और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो उन्होंने कहा कि भाई, अब प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने तो कहना है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और हमने इसके लिए नहीं रखे। क्यों? क्योंकि आज तक पाकिस्तान हमेशा यह कहता रहा। देखिए, जब करगिल युद्ध हुआ, जब हिंदुस्तान की फौज उसके पाकिस्तान की फौज को खदेड़ के वापस करने लगी, तो मुशर्रफ ने यही कहा था कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर ऐसे ही हुआ कि हमारे को हिंदुस्तान की फौज ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे जी। उससे पहले भी जब भी कोई उड़ी का अटैक हुआ, उसके अंदर भी एकदम उन्होंने न्यूक्लियर पावर का एक हवाला देते हुए हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो प्राइम मिनिस्टर का जो ये बयान है बिल्कुल सही है कि अब जो है हिंदुस्तान जो है इस ब्लैकमेल के अंडर नहीं आएगा। पर महबूबा मुफ्ती जी का ये कहना कि जी पाकिस्तान ने ईद के लिए नहीं रखे हुए बॉम्ब, ये मेरे को समझ नहीं आती कि क्या ये हिंदुस्तान की तरफ में है या ये पाकिस्तान की तरफ से बोल रही है। ठीक है, ये समझना चाहिए। डॉक्टर समीरुल्लाह साहब, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ने क्या कहा वो भी सुन रहे हैं। ठीक है साहब, हम डॉक्टर समीरुल्लाह साहब से बात कर लेते हैं, पीडीपी के लीडर हैं। डॉक्टर साहब, इतना आगे बढ़ जाएंगे अपनी बयानबाजियों में हम, ठीक है, आपके पास अपनी अपनी दलीलें होती हैं, महबूबा मुफ्ती के पास अपने हर बयान के लिए एक अलग से दलील तैयार रहती है, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए, या फिर अपने सियासी दुश्मनों को जवाब देने के लिए अब आप इतने आगे बढ़ जाएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब देना शुरू हो गए हैं। इस ट्वीट को क्या कहेंगे आप अपनी सदर की? ये पाकिस्तान की तरफदारी करने का सवाल नहीं है, ये बात है कि हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं चाहते हैं। वॉर मॉन्गरिंग से हमारा मसला कभी हल होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसला हो, ये एटम बम और गोलियां बंदूक की बातें बंद हो, ताकि हम जो आम कश्मीरी जो मर रहा है वो एटलीस्ट वो उसको कुछ राहत मिल सके। ये बम और एटम बम की बातें तो हिंदुस्तान ही कर रहा है। इमरान खान साहब ने तो बड़ी वाज़ेह तरीके से पेशकश की है बातचीत की, जिसका यहाँ से कोई, तो इसका मतलब बली का बकरा हम कश्मीरियों को बनाया जा रहा है। और हम ज़्यादा देर बली का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। हम अगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान और यहाँ हुर्रियत क़यादत से बात करनी होगी ताकि इस मसले का एक हतमी हल निकल सके। ये आधे अधूरे हल नहीं चलेंगे। आप कश्मीरियों को अपनी हिंदुस्तानी सियासत का ईंधन नहीं बना सकते हैं कि उनको आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपका वहाँ वोट इलेक्शन चल रहा है तो आप कश्मीरियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एटम बम की बातें इलेक्शन में क्यों करनी है? खुल्लम खुला इमरान खान साहब ने साफ दावत दी है बातचीत की, उसका जवाब दें। एटम बम की बातें क्यों हो रही है? समीरुल्लाह साहब, आपकी दलीलें अपनी जगह हैं। वजीर आजम ने पाकिस्तान को अपने तरीके से एक जवाब दिया, ठीक है, कोई और तरीका भी हो सकता है। क्या इस भाषा का, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जरूरी है? आप अपने दुश्मन मुल्क को ताकत दे रहे हैं ऐसे। जी अनिल गौर साहब। नहीं, हमारे लिए पाकिस्तान दुश्मन मुल्क नहीं है। पहली बात ये,
नहीं, आप गलत ऐसा है ये जो कह रहे हैं समीरुल्लाह खान साहब, इमरान खान जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आए दिन जो है LOC के ऊपर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, वो कश्मीर घाटी के अंदर नहीं हो रहा, वो जम्मू रीजन में हो रहा है, रजौरी पुंछ में हो रहा है, जहां पे बच्चे मारे जा रहे हैं, जहां पे लोग बेघर हो रहे हैं। तो तब उनको याद नहीं आती, उनको हर चीज जो दिखता है वो यही दिखता है कि एक कलर्ड ग्लासेस से, एक आईने से, कलर्ड आईने से दिखता है कि हर चीज कश्मीरी के खिलाफ हो रही है। अरे भाई साहब, आप इधर आके रजौरी पुंछ में देखिए क्या हो रहा है, रोज आए दिन वहां सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और आप कहते हैं कि इमरान खान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये कौन सी दोस्ती है बताइए मेरे को। एक तरफ से आप कहते हैं कि मैं 10 कदम चलना चाहता हूँ, वहां से 10 मोर्टार के बम फेंक देते हैं आप। समीरुल्लाह साहब, जब दोस्ती के इतने बड़े हामी हैं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, तो लगातार क्यों सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं वो? उसमें भी तो कश्मीरी मुतासिर हो रहे हैं, कश्मीरी बच्चे मारे जा रहे हैं, कश्मीरी खवातीन बेवा हो रही हैं। देखिए, लेकिन आप सिम्टम्स बता रहे हैं, ये तो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी है उसका आप कोई इलाज ही नहीं ढूंढ रहे हैं। सीज फायर एक सिम्टम है, यहां पे जो हालात हैं ये सिम्टम है। आप कहते हैं कि सिम्टम को ठीक करो, बीमारी को रहने दो। जब तक आप कश्मीर मसले पर कोई बातचीत नहीं करते तब तक सीज फायर वायलेशन और ये सब कुछ जो यहाँ हालात है ये चलते रहेंगे। आप ये 60 सालों 70 सालों से नहीं समझ पाए। ये दोस्ती का कौन सा तकाजा है समीरुल्लाह साहब? ये दोस्ती का कौन सा तकाजा है? अगर ये मेरे को एक चीज बताइए, आप बार बार कहते हैं आप बातचीत करिएगा, किससे बातचीत करें? पाकिस्तान के अंदर ISI के साथ बातचीत करें, आर्मी के साथ बात करें, या इमरान खान के साथ बात करें? इमरान खान वो जो पपेट है आर्मी का, उसको बिठाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, उससे बातचीत करें। पहले बात तो ये है कि बातचीत करने के लिए पाकिस्तान में है कौन, पहले ये आप डिसाइड कर लीजिए। बार बार जितनी बार हिंदुस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने उसकी पीठ में छुरा भोंका है। और ये आपको पता है, जब वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा करने गए, उसके बाद करगिल युद्ध हुआ, बताइए मेरे को उसमें क्या गलती थी हिंदुस्तान की? आप कहते हैं कि फिर आप ठीक है, जवाब लेने दीजिए। नहीं कहते अनिल गौर साहब, जवाब लेने दीजिए। जितने कश्मीर घाटी के आप लीडरान हैं, आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आपको जवाब लेने दीजिए। गौर साहब बोले, समीरुल्लाह आप पाकिस्तान के पिट्ठू बन के बैठे हुए हैं। बोले हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कश्मीरियों के लिए कह रहे हैं। देखिए, अभी इमरान खान साहब ने हलफ भी नहीं लिया था, आपने पहले ही उनको आर्मी का एजेंट करार दे दिया। अगर आप पहले से ही ऐसे इस मानसिकता के साथ चलेंगे तो फिर तो बातचीत कभी होगी नहीं, फिर आप जंग ही कीजिए। हमने नहीं दिया, सारी दुनिया ने दिया है ना, आप उस CIA ने भी दिया है, KGB ने भी दिया है, हमने नहीं दिया, ये सारी दुनिया ने दिया है। देखिए, आप जिस तरीके से चाहे आप पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं, चाहे आप उनके साथ बात, लेकिन कश्मीरियों को इस मसले से आपको निकालना पड़ेगा। हमारी जनरेशन और जनरेशन इस आग का शिकार हो रही है। समीरुल्लाह साहब, चलिए ये बताइए, अगर इमरान खान वाकई हल चाहते हैं कश्मीर मसले का, वाकई हिंदुस्तान के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, पहला कायदा, पहला उसूल ये नहीं होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के बॉर्डर एरियाज में, कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में पहले सीज फायर का वायलेशन कम से कम बंद करें? अगर वायलेशन लगातार करते रहेंगे तो हम किस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे उनकी तरफ, बताइए आप। देखिए, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वायलेशन हमारी तरफ से होती है। वो तो कहते हैं कि वायलेशन हमारी तरफ से होती है, हम कहते हैं वायलेशन उनकी तरफ से होती है। ये आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। जो वो कहते हैं वो बिल्कुल आपको ठीक लगता है कि बातचीत करना किसी नहीं, हमें कुछ नहीं, उसकी आप कोई मतलब हम तो कुछ नहीं कह सकते उसमें, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बातचीत ही एक जरिया है कि जो इन मुल्कों को इस मुसीबत से नजात दिला सकता है। तो बातचीत के रास्ते आपको मौके लेने पड़ेंगे। अगर इमरान खान मौका देता है तो वो लेना पड़ेगा, अगर वो फिर तो वो दुनिया देखेगी। चलिए, आप एक काम कर सकते हैं, आज आप अपील कर सकते हैं इमरान खान को कि भाई आप LOC का जो सीज फायर है उसका उल्लंघन बंद कर दीजिए मेहरबानी करके। क्या आप ऐलान कर सकते हैं?
अगर मैं ऐलान नहीं, मैं अगर सीज फायर वायलेशन होता है मैं उसकी मजम्मत करता हूं। आई कंडेम दैट इन ऑल द, मतलब जितनी शिद्दत से हो सकता है उतनी शिद्दत से आप मजम्मत कर सकते हैं, होता है। आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान के लीडरों को। आप पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकते। वो सब आज साफ हो रहा है। पाकिस्तान को हम क्यों कहें? हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान को क्यों कहें? हम हिंदुस्तान से ही कहेंगे ना कि आप इस मसले का, हम पाकिस्तान से क्यों कहें? आप अपील तो कर सकते हैं उनको, जो आप बार बार इधर क्रिटिसाइज करते हैं, आप उनको अपील तो कर सकते कर रहा हूं हैं भाई। अगर मेरी अपील से सीज फायर वायलेशन बंद होता है तो मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूं कि ये सीज फायर वायलेशन बंद की जाए। तो समीरुल्लाह साहब, मतलब पाकिस्तान ने अभी जो किया वो हमारे यहाँ इतने सैनिक हमारे शहीद हो गए, दहशतगर्दाना हमले पाकिस्तान की शह पर हो गए, उसके बावजूद आप उनसे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप अपनी ही हुकूमत की मजम्मत करेंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा मतलब है यहाँ मसला थोड़े, मतलब आप हर कोई चीज उठा के पाकिस्तान पे डाल देते हो। आप अंदरूनी मसला, यहाँ पे नौजवान बिल्कुल उखड़ा हुआ है, वो नाराज है, वो बंदूक हाथ में उठाए हुए है, और अपने वो बंदूक तो यहीं से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के छीन के फिर वो बंदूक चलाते हैं। वो पाकिस्तान से कहाँ आया? मेरा मकसद ये है कि नाराजगी अंदर है, आप उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। आप पहले अंदर की नाराजगी तो दूर, वो सिर्फ इसीलिए पाकिस्तान से बात करने का मकसद ये है क्योंकि वो इसका एक फरीक है, वो इस मसले का एक फरीक है। तो इसलिए उसके बगैर अगर आप सिर्फ कश्मीरियों के साथ बात करना चाहें तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक फरीक को बाहर रख रहे हैं। तो आपको तीनों पार्टियों को साथ, तभी इस मसले का एक फाइनल सोल्यूशन निकल सकता है। आपने तो साथ हुकूमत भी निभाई अभी रियासत में, मरकजी हुकूमत जिनकी है उन्हीं के साथ आपने हुकूमत निभाई, तब भी आपसे एक टेबल पर बैठ के हल नहीं निकला इस मसले का। तो तब भी नहीं निकला। हमने तीनों साल यही कोशिश की कि बीजेपी यहाँ हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ बात शुरू किए। मैं तो कहता हूँ 100 बार मैडम ने दिल्ली का ट्रैवल सिर्फ इसलिए किया होगा कि आप मेहरबानी करके हुर्रियत और पाकिस्तान से बात कीजिए, और यही बार बार सुन के तो बीजेपी हुकूमत से बात गई। साहब क्या कहते हैं आप? जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया वो हुर्रियत के दरवाजे खटखटाते रहे, हुर्रियत बात ही नहीं करना चाहती इनसे, वो हुर्रियत के दरवाजे खटखटाते रहे, हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले उनके लिए। बताइए तो बात किससे करनी है? आप कहते हैं बात करेंगे, बात किससे बात करें? जब पार्लियामेंट डेलीगेशन आया आपका तब उन्होंने दरवाजे नहीं खोले, उसके बाद में फिर आए जब डेलीगेशन, फिर दरवाजे नहीं खोले। तो अब आप क्या चाहते हैं कि हुर्रियत वालों को हम सिर पे बिठा के नहीं जी आपके बिना काम नहीं होता? हुर्रियत वाले भी पैसा लेते हैं पाकिस्तान से, ये अप्रूव हो गया है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में पता लग गया है सारा कुछ कि हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए की अपनी जमीन जायदाद बना ली है, अपने बच्चे भेज दिए सिंगापुर पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, और वहां पे कश्मीरियों को मरवा रहे हैं। कश्मीरी बच्चे जो गरीब आवाम है उसको मरवा रहे हैं, और आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते कुछ। शर्म आनी चाहिए आपको। यहां पे देखिए, किसने बोला? मैं देखिए, हुर्रियत एक ऐसी तंजीम है, चाहे आप माने या ना माने, कश्मीरी उसको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। वो उसमें आप क्या कर सकते हैं? एक मिलिटेंट तंजीम है, हम माने या नहीं माने, वो मिलिटेंट तंजीम है, और उसके खिलाफ अब जुडिशियल कार्रवाई होगी। लेकिन जुडिशियल कार्रवाई में अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिला है किसी हुर्रियत लीडर के खिलाफ। ये सारा कुछ भी नहीं, आप पब्लिक कीजिए, कुछ भी नहीं, एनआईए कुछ भी नहीं कर पाई है उनके खिलाफ। बोले आप चलिए अभी आप देखिए यहाँ पे तो रोज अनिल गौर साहब मुझे बात करने दीजिए। अनिल गौर साहब एक सेकेंड, गौर साहब एक मिनट। समीरुल्लाह साहब, तो जब हुकूमत की जानिब से सेपरेटिस्ट पर, अलहदगी पसंदों पर किसी किस्म की कार्रवाई की बात होती है या फिर उन्हें पूछताछ के लिए एनआईए की जानिब से दिल्ली बुलाया जाता है, आप पहले ही उनके दिफा में आके क्यों खड़े हो जाते हैं? होने दीजिए, जांच होती है तो अगर आपको इतना भरोसा है कि उनके खिलाफ कभी कुछ मिला नहीं तो आप क्यों उनके दिफा में आ जाते हैं? नहीं, जांच कीजिए,
लेकिन जांच का एक तरीका तो होता है। आप ऐसे ही अंदर डाल रहे हैं लोगों को बिना किसी सबूत के। पहले जांच तो कीजिए। आपने यासीन मलिक साहब को ऐसे ही अंदर कर दिया, आपने मीरवाइज साहब को दिल्ली बुला लिया। पहले आप कुछ प्रूव तो कीजिए। कोई चीज है ही नहीं उनके खिलाफ, आप ऐसे ही हवा में कुछ चीज बना के उनको अंदर कर। कहता हूं आपको ये कहते हुए उसको साफ कहते हुए कैसे आप, अच्छा वही जिस इंसान ने 5 एयरफोर्स ऑफिसर का कत्ल किया उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। वो तो 30 साल पुराना केस है। आप उसको साफ कह रहे हैं। आज कहां से आप उसका ये तो 30 साल पुराना केस है। 30 साल पुराना तो जवाबदेही बंद हो जाएगी। इलेक्शन सब कुछ जवाबदेही खत्म हो जाएगी क्या? बेल पे कैसे है वो आज तक? समीरुल्लाह साहब, जवाबदेही खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, जो जुर्म है वो जुर्म है, वो 1000 साल बाद भी जुर्म नहीं होगी हर किसी को, बिल्कुल। लेकिन आपको ये सब कुछ इलेक्शन के वक्त ही क्यों याद आता है? मेरा मकसद वो है, आप 30 साल से इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? नहीं, बात एक ट्वीट से शुरू हुई। क्या जरूर, अगर मान लीजिए अपोज करना है महबूबा मुफ्ती को, वजीर आजम की मुखालफत करनी है, आप कीजिए। इस पॉलिटिकल सिस्टम की मुखालफत कीजिए, आप हुकूमत की मुखालफत कीजिए, वो आपका राइट है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सबसे बड़ा जमहूरी निज़ाम हमारे मुल्क में चलता है। लेकिन उसके लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना समीरुल्लाह साहब, जिससे ये वाजे होता हो किसी तीसरे पर कि इनके मुल्क के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ये कहा कि अक्लमंदी है। सब कुछ ठीक तो सब कुछ ठीक नहीं है, वो तो मैं बोल रहा हूं। सब कुछ कहां ठीक है? हम कश्मीरी दिन रात मर रहे हैं, तो ठीक कहां है? सब कुछ ठीक नहीं है। और जो बॉर्डर पार से फायरिंग में मासूम बच्चे और मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वो कश्मीर का हिस्सा नहीं है क्या? तो जो शोपियान में, पुलवामा में, इस्लामाबाद में जो रोज 10-10, 15-15 लोग मारे जाते हैं, वो इंसान नहीं है क्या? अच्छा चलिए बताइए समीरुल्लाह साहब, ये बताइए, आप इस हुकूमत को छोड़ दें। एक मिनट, अभी जो मौजूदा हुकूमत है पिछले 5 साल, इसे छोड़ भी दें। इससे पहले की जो भी सरकारें थी, ज्यादातर कांग्रेस का इक्तिदार था। आप लोग आज तक कभी कामयाब हुए क्या, जब से मुल्क आजाद हुआ, कि कश्मीर के मसले का हल किसी तरह से निकल आए? कभी तो ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। पता नहीं किस तरीके से हल ढूंढते हैं आप लोग। नहीं, 2002 में कामयाब हुई। 2002 में ऑलमोस्ट हम कश्मीर का हल होते होते रह गया। वाजपेयी साहब ने मतलब वो एक ऐसा दौर है जब ये मसला ऑलमोस्ट हल होने की कगार पे आ गया था, तो क्यों नहीं? और तब भी पीडीपी हुकूमत थी, तब भी मुफ्ती साहब ने ही वो सब कुछ वो उस जगह पे लाने के लिए जो कोशिश हुई, मुफ्ती साहब की तरफ से हुई। क्यों नहीं अमल में आया सब कुछ? और हम आज भी अगर आज भी अगर बीजेपी के साथ अगर आज भी जो सरकार बनी थी, वो इसी एजेंडे पे बनी थी कि इस मसले का हल निकल आएगा। लेकिन मोदी जी, वो वाजपेयी जी नहीं निकले। मोदी जी निकले, वो वाजपेयी जी नहीं थे। तो यही हमसे गलती हो गई। यही इसी भूल की सजा हम अभी भी भुगत रहे हैं। 2002 में क्यों होते होते रह गया, हम जानना चाहते हैं आपसे। किसकी खामी रही? वो देखिए, जब बातचीत होती है, जब आगे मसला बढ़ता है, तो फिर आगे वो फिर ऊपर की लेवल पे, प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल पे बातें होती है। उसमें मेरा कहना कुछ ठीक नहीं रहेगा वो क्यों कामयाब नहीं रही। लेकिन एक पहल तो हुई थी, कश्मीरियों को एक होप तो मिली थी कि हाँ, हम संजीदगी से इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। आप खुद ही अब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं समीरुल्लाह साहब। आपकी बातें हमें ही समझ में नहीं आ रही हैं। मतलब एक लेवल पे आके चीजें एक लेवल पे आके वो फिर प्राइम मिनिस्टर लेवल की हो जाती है। ठीक है, तो फिर हम कैसे समझें, जब कैसे समझेगा इस देश का आम आदमी कि कश्मीर मसले का हल किस जानिब जा रहा है? मैं तो वही कहता हूं, मोदी जी को पहल करनी चाहिए। ये थोड़ी ना महबूबा जी को बात करनी है, ना मुझे बात करनी है। बात मोदी जी को इमरान खान के साथ करनी है। हम तो बहुत शुक्रिया मेहरबानी करके बात कीजिए। और हमें बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम चर्चा में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से वक्फे का है, जल्द हाजिर होंगे।